कोई देश मिट्टी से नहीं बनता, वहाँ के लोगों से बनता है। इसी भाव के साथ और इसी सोच के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 को पेश कर दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस बजट को विकसित भारत 2047 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है, जो शुरुआत कर चुका है कि इस संकल्प के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। कृषि, एमएसएमई, निर्यात और निवेश को इसके मुख्य इंजन बताए गए हैं और ख़ास तौर पे जो पहला इंजन है वो कृषि और उससे जुड़े अलाइड सेक्टर हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मौजूद हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री। उनसे बातचीत करेंगे, उनके मंत्रालय को लेकर भी बात करेंगे, जिसमें फिशरीज़ महत्वपूर्ण है और बहुत सारे महत्वपूर्ण एलोकेशंस भी किए गए हैं। भारत चूँकि फिशरीज़ के निर्यात में दूसरे नंबर पर आता है। हम बातचीत करेंगे कि मंत्रालय और होलिस्टिक अप्रोच के साथ सरकार जो है अपने इस विजन को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रही है। बहुत स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। नमस्कार। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कृषि को पहला इंजन कहा है। क्यों मानते हैं और कैसे मानते हैं कि ये विकास का पहला इंजन है, और इस पर जिस तरीके से सरकार का फोकस है कृषि और कृषि से जुड़े हुए अलाइड सेक्टर पर, उसे आप कैसे देखते हैं बजट में? उसके पहला इंजन की संज्ञा इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने दी है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत गाँवों का देश है, खेत खलिहानों का देश है, और देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से होकर जाती है। 50% से अधिक आबादी जो हमारी कृषि पर निर्भर है, और जब तक ये देश रहेगा ये कृषि प्रधान देश ही रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के साथ ये रोजगार प्रदान करता है, इसलिए इसको पहला इंजन कहा गया। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में ग्रामीण समृद्धि और स्थिरता कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसे आप खासकर ग्रामीण जो युवा हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए कितना उपयोगी और कितना कारगर मानते हैं? तो माननीय वित्त मंत्री जी का आशय ये है कि रोजगार के नए अवसर गांव में पैदा करना, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना है, तकनीकी प्रशिक्षण उनको देना है, स्किलिंग और कृषि आधारित निवेश के माध्यम से गांव में रोजगार प्रदान करना है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको सशक्त बनाना है, और अगले 5 वर्ष में लगभग 50 लाख नए रोजगार की व्यवस्था इस मामले में की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्किलिंग और तकनीकी प्रशिक्षण किया जाएगा। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है कि माइग्रेशन बाय चॉइस नॉट बाय नीड। लोग रोजगार के लिए ना जाएं, वो बेहतर के लिए जाएं या उनकी चॉइस से इच्छा है तो जाएं, तो इससे माइग्रेशन रुकेगा। और यदि ग्रामीण भारत में सभी सुविधाएं, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, शिक्षा, चिकित्सा उपलब्ध करा दिया जाए तो लोग शहर की तरफ नहीं भागेंगे। जी बिल्कुल। किसान के क्रेडिट कार्ड की हमेशा से चर्चा होती रही है, लेकिन अब इसकी सीमा को भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, छोटे और सीमांत जो किसान हैं हमारे, उसको इसका किस तरीके से लाभ मिलेगा? निश्चित तौर से मैंने बताया ना कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है, और खेती अब उन्नत किस्म की लोग कर रहे हैं। परंपरागत खेती से आगे बढ़ के पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी के मामले में भी किसान आ रहे हैं। आजकल नए बच्चे हैं जो MBA, BBA, BCA, MCA, होटल मैनेजमेंट या IIT या ITI करते हैं, वो नौकरी की जगह स्वरोजगार के मामले में और अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 7 करोड़ लोग, इससे 7.7 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। और ये जो सीमा बढ़ाई है उससे क्या होगा कि भंडारण भी कर सकेंगे, उन्नत किस्म की खेती कर पाएंगे, पशुपालन और मछली पालन में भी उपयोग कर पाएंगे। तो 7.7 करोड़ किसान इसका लाभ लेंगे। तो मैं समझता हूं कि अब उत्पादन भी बढ़ेगा और GDP भी बढ़ेगी, और व्यक्तिगत आय भी किसान की दुगनी करने की दिशा में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड का ये जो ऋण है ये बढ़ा करके किसानों को बहुत बड़ा लाभ दिया है, जो 3 लाख से करके लगभग दुगना माने 5 लाख कर दिया गया। तो एक बड़ी वृद्धि की गई है। जी,
आपके पास फिशरीज मिनिस्ट्री है और हम जानते हैं कि मछली उत्पादन में देश पूरी दुनिया में दूसरे पायदान पर है। इस क्षेत्र में 3.7 की जो वृद्धि की गई है उससे उसके जो दीर्घगामी जो रिजल्ट्स आएंगे उसे आप कैसे देखते हैं और किस तरीके से इस सेक्टर को बूस्ट होता हुआ देखते हैं आने वाले समय में? वो 3.7 है, 37%, 3.7 है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि किसान की आय को 2028 तक दुगने करने का जो उनका लक्ष्य है वो 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है यदि किसान परंपरागत खेती छोड़े, ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़े, लकीर के फ़कीर के रूप में जो लगातार खेती हो रही है उसको छोड़े, तो उन्नत किस्म के पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके लागत कम करे, स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करे। और आज जो प्राकृतिक खेती पर आपने देखा होगा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बहुत विस्तृत बात अपनी प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती और औषधि खेती, किसान के पास इतनी चीज़ें अब परंपरागत खेती के अलावा है। तो मछली पालन चूँकि एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया भारत में है और मछली पालने वाले एक जाति होती है जिसको फिशरमैन कहते हैं, उनका बहुत बड़ी आबादी है हमारे यहाँ। एक आप देखते होंगे कि डीएमके और एआईडीएफ के आपसी सहमति कभी होते हैं तो फिशरमैन की प्रॉब्लम्स को लेके एट्रोसिटीज़ इन श्रीलंका, तमिल एट्रोसिटीज़ इन श्रीलंका और कावेरी जल विवाद, इस पर दोनों विरोधी पार्टी एक होती हैं। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जब किसी फिशरमैन को लंका या अन्य वहाँ पर उनको कैद किया जाता है तो सभी लोग उसको इकरार करते हैं। तो वित्त मंत्री जी ने सदन के माध्यम से बताया कि 60,000 करोड़ का मछली का उत्पादन का निर्यात है, जो मुझे लगता है गेहूं और चावल से भी अधिक होता है। और भारतीय तट जो हैं वो बहुत लंबी 8118 किलोमीटर लंबा हमारे पास कोस्टल एरिया है और भारत नदियों का देश है जिसमें लगभग हर ज़िले में, जैसे मैं इटावा का रहने वाला हूँ तो 11 नदियाँ मैं पढ़ा करता था। हमारे राज्यों के बंटवारे नदियों से होते हैं, लगभग सभी राज्यों के। तो बहुत बड़ी नदी हैं, हज़ार हज़ार किलोमीटर लंबी नदी हैं, स्वीट वाटर है उनमें। तो उसमें मछली उत्पादन के द्वारा किसान अपनी आय बढ़ा सकता है और हम जीडीपी में एक बड़ी वृद्धि कर सकते हैं। तो अभी 2 क्लस्टर के रूप में लक्षद्वीप और यहाँ हमारा पोर्ट ब्लेयर, तो हैवलॉक आइलैंड पर हम लोगों ने भी एक मीटिंग करी थी। तो समुद्री क्षमता हमारी जो है वो 53 लाख टन है। 50 लाख लोग मछली मांस की संपदा से जुड़े हुए हैं और अंडमान निकोबार में 6.60 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारे पास मछली उत्पादन के लिए है और लक्षद्वीप में 4 लाख किलोमीटर। अंडमान निकोबार में 1.48 टन टूना मछली में हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर लगभग 60,000 टन की फिशरीज के मामले में कैचिंग कर सकते हैं और लक्षद्वीप में 1 लाख वर्ग किलोमीटर और 42,000 टन हम टूना मछली को वहाँ कैचिंग कर सकते हैं, इतना वहाँ पर है। केसीसी 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया, उसमें फिशरमैन को भी शामिल किया गया, इसलिए हम इसमें उत्पादन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मछली पकड़ना जितना लाभदायक है उससे ज़्यादा होता है कि उसका प्रिजर्वेशन करना। तो जो फिश हाइड्रोलाइट पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 5% करती है और जो फ्रोजन फिश के ऊपर जो पेस्ट लगता है वो 30% उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, जिसको घटाकर केवल 5% कर दी है। तो मुझे लगता है कि मछली उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के ये बजट लेके आया है। और प्रधानमंत्री जी के पहली बार कांग्रेस सरकार ने तो इसको एग्रीकल्चर में अटैच कर रखा था, एनिमल हस्बेंड्री को, डेयरी को और मछली को। माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहली बार बने तो उन्होंने मछली फिशरी अलग किया है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को अलग किया है। दोनों के मंत्री अलग हैं, दोनों के सेक्रेटरीज अलग हैं, बजट अलग है। पहले एग्रीकल्चर के बट वृक्ष के नीचे पनप नहीं पाया, जबकि आय दुगनी होगी तो खाली खेती पर आय दुगनी हो रही होती तो किसान अब तक करोड़पति हो चुका होता। तो प्रधानमंत्री जी जो मछली पालन द्वारा, मुर्गी पालन द्वारा
डेयरी के माध्यम से सुअर पालन, बकरी पालन आदि के द्वारा किसान की आय को दुगनी करना चाहते हैं। तो ये विभाग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी किसान की आय को दुगना करने में और उपभोक्ताओं को पर्याप्त दूध, पर्याप्त अंडा, पर्याप्त मीट, पर्याप्त मछली जो प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है उसको उपलब्ध कराएंगे। तो एक स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। यद्यपि मैं बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, लेकिन प्रोटीन का बड़ा सोर्स जो है मीट है और अंडा है और मछली है। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब इसका विज्ञापन करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, उपलब्ध कराना। हम नंबर 2 मछली उत्पादक हैं, लेकिन चाइना नंबर 1 पे हमें इस दूरी को आने वाले 5 साल में कम करना है। अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो विकास का इसे दूसरा सबसे बड़ा इंजन कहा गया है। बघेल जी, कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में एमएसएमई का बहुत अच्छा खासा जो है स्थान रखता है। एमएसएमई सेक्टर पे इतना फोकस और बजट में इसे लेकर जो घोषणाएं की गई हैं उसे आप कैसे देखते हैं, और क्यों एमएसएमई जो है वो विकास का सबसे बड़ा इंजन जो है दूसरा माना जा रहा है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि यदि खेत देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाता है, ये तो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, लेकिन अब मैं कहूँगा आधुनिक भारत में देश की खुशहाली का रास्ता खेती के साथ साथ एमएसएमई ही से होकर ही जाता है, क्योंकि जीडीपी में लगभग 30% का इसका योगदान है। तो ये बहुत बड़ा, इसमें 11 करोड़ से अधिक लोग जो रोजगार मिलता है। बजट में एमएसएमई वित्तीय सहायता देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन हुआ है, और ये 9,000 करोड़ एक बड़ी राशि है। और 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज भी उपलब्ध होगा छोटे व्यवसाय को। एमएसएमईज के लिए कर्ज पर ब्याज सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें उनकी उत्पादन क्षमता और कार्य क्षमता में सुधार होगा। अगले 5 वर्ष में एमएसएमई में 30% विकास दर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें डिजिटल सेवाएं, डेवलपमेंट, निर्यात प्रोत्साहन 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं, जिनमें से 97% सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि कुटीर उद्योग, हथकरघा आदि, लेकिन अब एमएसएमई एक बड़े उद्योग की बीच में मंझोले रूप में है, और भारत में इसी प्रकार के उद्योग ज़्यादा पनप सकते हैं। तो एमएसएमई को दूसरा इंजन कहा है। तो पहला इंजन देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाता है। निश्चित तौर से एमएसएमई के माध्यम से भी लोगों को रोज़गार मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी, विकास दर बढ़ेगी और बहुत बड़ा रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल। मैं टैक्स की बात ज़रूर करूंगी कि आयकर जो सीमा है वो 7 से 12 लाख कर दी गई है। बहुत बड़ी राहत है मध्यम वर्ग के लिए। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो इसका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारी तनख्वाही भी उसी सीमा में आती है। तो देश की आत्मा को पहचान कर, ये देश एलीट का नहीं है। जिस देश में 80 करोड़ 5 किलो गेहूँ चावल लेते हों, 12,000 का शौचालय लेते हों, 1,20,000 का मकान लोग लेते हों, 1,000 रुपये की विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन की वार्ड जो होते हों, तो फिर लगभग 6 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं, जिसमें सर्विस क्लास की एक बड़ी संख्या है। मैं बड़ा खुल के कहना चाहता हूँ कि कई लोगों को मैं देखता हूँ कि जो उनको तनख्वाह मिलती है और बड़ा परिवार है तो ठीक से गुजारा नहीं होता है, लेकिन वो टैक्स पेयर हैं। तो ये 7 लाख से बढ़ा के जो 12 लाख किया गया है, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ, और लोग बहुत खुश हैं। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे 7 कार्यकाल के संसदीय इतिहास में मैं इसको सबसे अच्छा बजट मानता हूँ, क्योंकि ये सर्वस्पर्शी है और अब ये सर्वग्राही हो गया है, और हर सेक्टर को इसमें ध्यान दिया गया है। और 2047 में हम रहें ना रहें, भारत जब अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा, तो आज का बजट उसका रोड मैप है और उसके नींव का पत्थर साबित होगा। और जब ये बजट जो 25-26 का आ गया है, कभी कोई सरकार इससे फिर पीछे नहीं जा पाएगी। तो ये 12 लाख तक हो गया। अब ऐसा भी होता है, इसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि कई लोगों की इनकम 7 लाख से ऊपर थी। क्या है, जो सर्विस क्लास है वो तो पे स्केल में फंस जाता है, क्योंकि उसको सैलरी स्लिप मिलती है। बाकी मान लो किसी की बहुत अच्छी गोलगप्पे की दुकान है, या चाट की दुकान है, या पान की दुकान है, या अंडे वाले, केले वाले, ठेले वाले, पास्ता वाले, पिज़्ज़े, बर्गर, चाउमीन वाले, दोनों को गिन लिया जाए तो मुझे लगता है कि पर डे उनकी काफ़ी इनकम। अब वो अपने को 12.25 लाख दिखाएंगे, तो एक ये उनकी अब वाइट इनकम हो जाएगी, इस पर टैक्स नहीं लगा, लेकिन वो 12 लाख तक दिखाएंगे। दूसरा, फिर
मनी रोटेट करता है, तो फिर वो मकान बनाएंगे, दुकान करेंगे, व्हीकल्स खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, बच्चों की शिक्षा चिकित्सा पे ध्यान देंगे, तो आम लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, क्योंकि वो शो नहीं कर पाते थे और पैसे पर बैठे थे लेकिन पैसा खर्च नहीं कर पाते थे। तो अब 12 लाख तक में 5 लाख का इजाफा हुआ है जी कि इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और मनी तो रोटेट करता है, तो जी सबको लाभ होगा। तो भारत सरकार को आने वाले समय में ये जो टैक्स में रिबेट दी है, इससे नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि लोग 12 लाख तक अपनी इनकम को अगले साल जब वो अपना ATR भरेंगे तो देख लेना एक बड़ी संख्या जो अभी 6.25 लाख दिखा रही थी, वो लगभग 12.25 लाख तक पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल। बघेल जी, निर्यात भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख आधार है और इसे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, जो कि हमें विकसित भारत बनना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस दिशा में सरकार की जो कोशिशें हैं और जो चुनौतियां हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देश की इकोनॉमी इस बात पर बहुत निर्भर करती है ना, GDP की आयात कम हो और निर्यात ज़्यादा हो, तो ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे निर्यातकों को काफ़ी सुविधा मिल रही है और भारत में आर्थिक विकास का प्रमुख आधार हमारा निर्यात रहा है और इस पर आधुनिक डिजिटल निर्यात पोर्टल, कृषि उत्पाद, लॉजिस्टिक सुधार, बंदरगाह इत्यादियों का निर्माण, तो 2030 तक 1 ट्रिलियन तक लक्ष्य माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है। उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है और कस्टम ड्यूटी में कमी से निर्यातकों को निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। भारत तो एक अल्पिन आज़ाद हुआ था तो सुई भी नहीं बनाता था, आज हम तमाम ऐसे विश्व के देश हैं, बल्कि कुछ विकसित राष्ट्र हैं, उनको भी हम कुछ चीज़ें निर्यात कर रहे हैं और हम विकासशील देश हैं। तो निर्यात का एक बहुत अच्छा स्कोप है और जो वित्त मंत्रालय ने अपनी पॉलिसी बनाई है उससे निर्यातकों को निश्चित तौर से लाभ होगा और हम आने वाले समय में भी हम 6ठी सबसे बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका सपना है, हम तीसरी शीर्ष पर आने का प्रयास करेंगे। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमेशा से सरकार की कोशिश रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, क्योंकि बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। अभी जो इसके जो विकास दर है वो 8% के आसपास है, जिसे 2030 तक 12% बढ़ाने का लक्ष्य है। यहाँ पर मैं ये समझना चाहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए उसकी रीढ़ के समान है, कितना ज़रूरी है, और हम भारत जो कोशिशें हो रही हैं वो किस तरीके से हमारे लक्ष्य की ओर हमें ले जा रही हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बात कही थी कि हम पैसे वाले देश हैं इसलिए हमने सड़कें नहीं बनाई, हमने अपनी प्राथमिकता में पहले सड़कों को रखा तो हम पैसे वाले देश बन गए। मुझे लगता है NHAI का भी ये ध्येय वाक्य है जो मैं आजकल उनके गडकरी जी के मुंह से सुनता हूँ। तो PM गति शक्ति योजना के तहत कई परियोजनाएं हैं, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने लगभग सभी अच्छे विभागों के सेक्रेटरी ने एक रोड मैप रखा था कि आने वाले समय में प्रति साल किलोमीटर कितनी रेल हम बना रहे हैं, कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाएंगे, कितने जनसंख्या के अनुसार नए एयरपोर्ट बनाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट के लिए कितने बंदरगाह बनाने जा रहे हैं, टैक्स छूट उत्पादन से जुड़े PLI स्कीम पर विस्तार किया गया है, सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और ऊर्जा परियोजना पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगले 5 वर्ष में भारत का बुनियादी ढांचा निवेश 100 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं भी निवेश को बढ़ावा देंगी। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का विकास दर वर्तमान में 8% है, जिसे 2030 तक 12% तक बढ़ाने का मंशा सरकार की है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए बिजली आनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर राज्यों में डबल इंजन की सरकार है तो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, क्योंकि अगर विरोधी सरकारें होती हैं सूबे में तो वो खेत की बात करती है, सेंटर कल्याण की बात करता है, तू मुँह में होती है, हमेशा एक दूसरे की कोर्ट में बॉल फेंकने की आदत रहती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार से ही विकास संभव है। राज्य अपने दम पर क्षेत्रीय पार्टियाँ पूरा विकास नहीं करती हैं। अब कुछ चीज़ें चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए घोषणा हो जाती है, तो उन राज्यों ने सरकार तो बना ली
लेकिन राज्य का विकास जो कॉमन मैन चाहता है वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बजट सेशन के पहले एक बात कही थी, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब हम परफॉर्मेंस करेंगे, और परफॉर्मेंस भी ज़ाहिर तौर पे तभी होगी जब रिफॉर्म होंगे। तो पिछले बजट में भी हमने देखा रिफॉर्म की तरफ सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। इस बजट को आप इस लिहाज से कैसे देखते हैं? ये बजट रिफॉर्म परफॉर्म के मामले में एकदम इसमें हर चीज़ को ध्यान में रखा गया है और सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है, सभी विभागों को ध्यान दिया गया है। अगर कहीं कुछ कटौती हुई है तो वो दीर्घकालीन योजनाओं को, मान लो किसी एक चीज़ में बहुत पैसा, मान लो हमने फॉर एग्जांपल वंदे भारत के वाले में बहुत बजट दिया था, अब वंदे भारत सैचुरेटेड अगर हो जाए पूरे देश में तो वो वाला बजट कम करना पड़ेगा, तो उसको कटौती नहीं कहते हैं, वो फिर दूसरे विभाग को जाता है। कुल मिला के दीर्घकालीन भारत के विकास के लिए कई बार योजना बनाते हैं, उसमें कुछ मदों में कटौती करनी पड़ती है। जी, तो इंक्लूसिव ग्रोथ है इस बजट के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हमेशा ये कहते हैं कि अंत्योदय की भावना होनी चाहिए। और एक और टर्म जो विमेन लेड डेवलपमेंट की हमने थीम देखी पिछले बजट में भी और इस बजट में की, कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो महिलाओं को आप नकार नहीं सकते। स्वाभाविक बात है, आधी आबादी है, क्यों नहीं ध्यान दिया गया उनकी शिक्षा पे, चिकित्सा पे, उनकी पढ़ाई पर। आप ये देखो कि पहले कन्या भ्रूण हत्या हुई, उसने भी बहुत पीछे किया। इसके अलावा वहाँ तक पढ़ाया गया जहाँ तक स्कूल गांव में होता था। इसके अलावा बच्चों, लड़के को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, लड़की को प्राथमिकता नंबर 2 पे रहती है। लड़की की केवल शादी करना ही जिम्मेदारी मानी जाती है। लड़के की पढ़ाई से, शादी से लेके फिर जॉब के लिए भी लोग खेत बेचने को तैयार हैं। तो कहने का मतलब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बहुत कारगर हुआ है, लोगों ने ध्यान दिया है और हरियाणा जैसे राज्य ने अपनी जो रेशियो था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, उसको भी कम कर लिया है। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे आपका आखिरी कमेंट चाहूँ इस बजट पे, तो क्या होगा वो? मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने बजट से पहले भी बहुत लोगों की राय ली थी। लाखों की संख्या में मेल आए, पत्र आए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इस प्रकार से बार एसोसिएशन से, IMA से, व्यापार मंडलों से लोगों ने बात की और जो लाखों की संख्या में सुझाव आए उनको नज़र रखते हुए भारत की मध्यम वर्ग मूल आत्मा है उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट है और ये बजट का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो इसमें लोक कल्याणकारी भी बजट है और विकसित राष्ट्र को बनाने का भी, सुपर पावर बनाने वाला भी, नंबर 1 इकोनॉमी बनाने वाला भी ये बजट में झलकियाँ देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, बजट को लेकर, उसके विभिन्न पहलुओं को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है SP सिंह बघेल जी। तो कुल मिला के ये जो बजट है वो सरकार की आकांक्षा और उसकी जो उम्मीद है, एक जो संकल्प है विकसित भारत के लिए, उसे दर्शाता है और ये एक मिशन है जो कि विजन 2047 को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारे इस कार्यक्रम को आप संसद TV की YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।